चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे एकदम आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए पिछले दिन इतिहास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पुर्तगालियों के अंतिम पड़ाव को हम लोग देखे थे कि कैसे भारत में पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। उसके पीछे के कई कारण है कि किस तरह से धार्मिक कट्टरता था कि जो भारत में आकर के चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो ईसाई हो जाए, है ना। और इस तरह से एक अंतिम ऐसे ही जो पुर्तगाली गवर्नर आते हैं, है ना, जिसका नाम मार्टिन डिसूजा रहता है। और वो मार्टिन डिसूजा के साथ में एक जो है वो संत आते हैं जो कि पादरी है, बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम जो है वो संत जेवियर था। ठीक, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे ईसाई के लिए जो है वो आपका धार्मिक स्थल खोल देना। कई जगह पे पुर्तगालियों ने एक चीज ये भी किया क्योंकि गोवा साइड में अगर बात कर लेंगे तो वहां आसपास के इलाके में जहां पे पुर्तगालियों का पूरा अड्डा हो गया, कब्जा हो गया, तो उसके आसपास के मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किए। ऐसे तमाम कई कारण थे जिसके कारण जो है वो पुर्तगालियों का भारत में भाई उसका पतन हो गया। एक लंबे समय के बाद बताया कि मुख्य कारण यह भी था कि यूरोपीय और अन्य कंपनियां भारत में आनी शुरू कर दी और अन्य कंपनियों के आगे पुर्तगाली जो है वो टिक नहीं पाए और कर करके बहुत ऐसे कारण आपको पिछले बार बताए थे कि जिसके कारण पुर्तगालियों का पतन हो गया। क्या छोड़ करके गया, उनका क्या प्रभाव था और क्या उनके आने से क्या हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ, नया क्या था, क्या लेके आए, इन सब के ऊपर में बात कर ली। कि फलों में बहुत सारे चीज है, जैसे आपका लीची हो गया, जैसे अनानास की बात कर ले, पपीता की बात कर लेंगे, कुछ सब्जियां में भी है आपके आलू है, टमाटर है, हरी मिर्च है ना, बहुत तरह की चीजें है। बादाम की बात कर लेंगे, काजू की बात कर लेंगे, ऐसे शकरकंद की बात कर लेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें पुर्तगाली कुछ अपने देश से, कुछ जो है वो उत्तरी अमेरिका के देश से, कुछ अलग अलग देशों से वो क्या कहे कि भारत में लेकर के आए, चाहे तंबाकू से लेकर के सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत में सबसे पहली बार जो है वो आपका प्रेस लेकर के आने वाला जो है वो आपका पुर्तगाली ही है और भारत में जहाजों का निर्माण का कार्य जो है वो शुरू कराने वाला पुर्तगाली ही है। और पुर्तगाली जो कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाला यूरोपीय अगर कंट्री में बात कर लेंगे तो पुर्तगाली है। बहुत तरह के चीजें जो हम लोग पुर्तगाली से संबंधित देखे। तो अब हम लोग पुर्तगाली के बाद आगे आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी जिसे डच कहते हैं, तो डच के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो आज के क्लास मुख्य रूप से हम लोग डच के ऊपर में देखेंगे कि डच कैसे भारत में आ रहे हैं, सारी चीजें। अब सबसे पहले अगर बात कर लेंगे डच को, तो मान के चलिए पिछले बार के क्लास में हम आपको बताए थे कि इस तरह से अगर आप यूरोप को अगर देखना चाहे तो यूरोप में अगर इस तरह से अगर देखें तो इधर जो है ध्यान सुनेंगे, ये आगे में पुर्तगाली है, पुर्तगाल है, उसके बाद आपका स्पेन है, ऐसे फ्रांस है, कई देश है। ठीक है, इसी में अगर बात करते हैं तो यूरोप से एक देश है जिसका नाम है, याद रखेंगे, हॉलैंड। नाम क्या है? हॉलैंड। तो हॉलैंड से ध्यान रखेंगे, मान के चलिए कि ये आपका जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये आपका जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से आप सब जानते हो कि पुर्तगाली लोग जो है वो भारत में आए थे, है ना। चलिए, तो ये मान के चलिए अफ्रीका है, ऊपर साइड में यूरोप है। यूरोप में ही एक देश है जिसको कहते हैं हॉलैंड। क्या कहते हैं? तो हॉलैंड कहते हैं। और हॉलैंड को ही आमतौर पे हम लोग नीदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड कहते हैं। नीदरलैंड अलग है और डेनमार्क अलग है, ध्यान सुनेंगे। तो नीदरलैंड में अगर बात कर लेंगे जिसे हॉलैंड कहते हैं, तो यहाँ के जो निवासी है उनको डच कहते हैं। याद रखेंगे, आधुनिक टाइम में जो आप हॉलैंड कहें या नीदरलैंड जो कहते हैं, तो यही के जो निवासी है उन्हीं को क्या कहते हैं? तो डच। तो डच से कोई आपको देश नहीं मिलेगा, नीदरलैंड के निवासियों को ही क्या कहते हैं? डच कहते हैं। ये बात ध्यान में आपको रखना है। तो ये लोग क्या किए कि जैसे ही सुने कि भाई पुर्तगाल जा करके और पूर्वी देशों से, खास करके भारत से खूब व्यापार में मुनाफा कमा रहा है, तो ये लोग पुर्तगाल जो मुनाफा कमा रहा था तो उसके मुनाफा को देख करके ये भी चाहते थे कि हम भारत में जाकर के व्यापार करें, है ना। तो यहां से बताएंगे कि कैसे कौन सी यहाँ पे कंपनियां बनेगी, वो कंपनियों का एक संयुक्त कंपनियों का जो है कितना उनका बजट था, ये सारी बातें के ऊपर में बोलेंगे, बताएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए, देख रेख करने के लिए कैसे 17 सदस्यों का गठन हुआ, सारी बातें के ऊपर में आएंगे। अभी एकदम बेसिक सुनेंगे। तो ये जो है वो आपको इधर से जा करके और यही अफ्रीका के एकदम दक्षिण से ये आपका हिंद महासागर के रास्ते जाने के लिए इंडिया में, तो इंडिया के नीचे से अदर कंट्री में चले जाते। तो इधर से आने के लिए तो इंडिया में ना आकर करके और इधर आ जाते। तो इधर में कहां तक जाते हैं भाई? तो मान करके चल लीजिए कि
इधर जो है वो अपना भारत के बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से भारत के पूर्व साइड में जो म्यांमार है, म्यांमार से कई ऐसे देश मिल जाएंगे, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब। तो यहाँ द्वीपीय देश है टापू वाला जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं ताकि चीजें आपको याद रहे। आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का जो नाम होगा उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों आपको समझ में आएंगे। इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे कई आपको मंदिर भी जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बोलेंगे सर मंदिर कैसे, तो उसकी अलग एक बातें है कि कैसे अंग्रेज जो है वो बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर ले जाते थे तो मलेशिया इंडोनेशिया के बागानों में ले जाके और प्लांटेशन क्रॉप्स यानी रोपण कृषि करवाते थे। और वहीं पे जो लोग बस गए तो बिहार के और अलग अलग भारत के कोने कोने से लोग मलेशिया इंडोनेशिया जाकर के बस गए। तो वो लोग जो है वो देवी देवता की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो देवी देवता होते हैं इंडिया के अंदर में गणेश जी, शंकर जी, तमाम तरह के, वो सब आपको इंडोनेशिया में भी देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया में ध्यान से सुनेंगे, ये लोग जब यहाँ पे गए तो इन लोग को इंडोनेशिया में भी मसाला मिल गया। मसाला कैसे मिलेगा भाई, तो आप जब इसे इक्वेटर और जो आपका इक्वेटर लाइन होता है पूरे ऐसे देखेंगे तो ये विषुवत रेखा हो गया इक्वेटर लाइन, और इसके बाद आपका लैटिट्यूड लाइन होता है ऊपर में, नॉर्थ में, साउथ में, दोनों तरफ। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो जितना भारत हो रहा है ठीक भारत के सामने ही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत जो है वो 1-2 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर नीचे होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे ये मुख्य सामने होने के कारण जितना तापमान लगभग जो है वो दक्षिण भारत में केरल वगैरह इलाका में होता था, वही टेम्परेचर इंडोनेशिया में भी पाया जाता था। तो अलग अलग क्लाइमेट, जलवायु कहीं ना कहीं सेम भारत के, दक्षिण भारत के जो इलाका है उसी तरह से इंडोनेशिया में सेम पाए जाने के कारण इधर भी मसाला अच्छे खासे होते थे। तो ये लोग क्या हुए कि डच आना चाहते थे भारत में, जैसे पुर्तगाली आना चाहते थे भारत में, और पुर्तगाली भारत में आए भी, है ना। हम बताएं कि पहले जो है वो लोग 1487 ईस्वी में निकले थे, लेकिन वो असफल रह गए थे। केप ऑफ गुड के पास में अंतरिक्ष तूफान की जो संज्ञा थी वहां पर आकर के बार्थोलोमेव डियाज की बात किए थे। और उसके बाद अगले बार राजा 10 साल बाद वास्को डी गामा को भेजते हैं और बार्थोलोमेव डियाज जो है वो आगे का रास्ता दिखाते हैं, और अब्दुल मजीद की मदद से जो है वो यहाँ से गुजरात के व्यापारी मदद किए और वो कहाँ आ जाते हैं तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे, है ना। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं है, डच लोग आना चाहते थे इंडिया में लेकिन चले गए इंडोनेशिया में। इसको कहते हैं सुमात्रा द्वीप। क्या कहेंगे? सुमात्रा द्वीप। और यहीं पे जा करके व्यापार करने लगे। बाद में इन्हें पता चला कि हम जहां से व्यापार करते हैं वो इंडिया दरअसल है ही नहीं। समझ रहे बात ना। यूरोप के बाजारों में मसाला ले जा करके बेचते बेचते धीरे धीरे लोग को आइडिया हो गया कि हम जहां से व्यापार कर रहे हैं वो इंडिया नहीं है। तब फिर ये इंडिया के खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर दिक्कत क्या हो जाता है कि आने के लिए इधर से तो ये आ जाते हैं इधर से, मतलब पुर्तगाली इधर से आया था भारत के पश्चिमी छोर पर, समझ रहे बात ना, पश्चिमी तटीय पर, और ये पूर्वी तटीय पे आता है। तो यहीं पे आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, आंध्र प्रदेश के इलाका में मसूलीपट्टनम में हम देखेंगे कि पहली फैक्ट्री जो है वो आपका डच लोग लगाएंगे, है ना। तो इसके ऊपर में अब स्टेप बाय स्टेप आएंगे, क्योंकि इतना अगर ओवरव्यू अगर समझ में आ रहा है चीजें, तो अब चीजें आपको एज ए डेटा लेकर करके समझाने में ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे टू द पॉइंट रहेंगे, कम समय में चीजें ज्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो आग्रह यही करेंगे कि चीजें सुन लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। बाकी जहां तहां से 20-30 क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं, 50 क्वेश्चन करते रहिएगा। कितना प्रश्न करिएगा, एक बार पूरा थ्योरी 200-300 पेज जितना में चल जाए उसको एक बार तैयार करके अगर याद कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हो सकता है कि आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का भी अगर तैयारी करिएगा इन फ्यूचर, तो समझिए कि आपका लगभग सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। तो बाकी जो आपका सब्जेक्ट वीक है, साइंस वाला हो सकता है, ये पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, तो केवल उसी को ठीक करना होगा, है ना। तो कहीं भी अगर आप समय दे रहे हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। चीजें सीखिएगा, कोई ना कोई आप एग्जाम में बैठिएगा तो जीके जिसमें आपको काम में आ जाएगा। और इसी को अगर आधार बनाते बनाते एक दिन बड़ा लेवल की भी तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम भी इतने बड़े तैयारी को जो है वो कर लिए और एग्जाम में निकाल दे। ऐसा होता है ना। एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे, ऐसा लगेगा ऊपर मत देखिए, लगा कितना ऊंचा है कितना ऊंचा है। एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। छत की ऊंचाई 10 फुट हो, चाहे 15 फीट हो, चाहे 20 फीट पर कहा छत ढालल है, अंततः आप छत पे पहुंच जाए। एक बार देखिएगा कि आप सबके छत्ता होता 10 फीट पर, एक तो 20 फीट पर है, समझ बात ना, तो दिक्कत होगा आपको। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात कर लेंगे डचों के मामले में, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डच की पहली कंपनियां जो है वो कौन सी बनी। तो डच इतना तो आप सबको अब सब स्पष्ट हो गई है कि डच, जिसको हम बार बार डच डच कर रहे हैं,
दरअसल ये जो डच है, एक मिनट कलर पहले हम चूज कर ले बढ़िया से। ये जो डच की बातें जो हम बार बार बोल रहे हैं जनाब, देखिए ठीक, तो इसको कहते हैं क्या, हॉलैंड। कोई दिक्कत? हॉलैंड जिसे कहते हैं नीदरलैंड और हॉलैंड के ही निवासियों को ही क्या कहते हैं, तो डच कहते हैं। इतनी बातें तो सबको समझ में आ गया। अब यहां से देखेंगे कि पहला ऐसा कौन यात्री था जो भारत के लिए निकला। तो उस यात्री, जैसे हम लोग सब देखे ना कि पहले पुर्तगाली से कौन आए, तो बार्थोलोमियो डियाज, वो नहीं आया। भारत पहुंचा कौन, बार्थोलोमियो डियाज तो नहीं, वास्को डी गामा को क्रेडिट मिलता है। ठीक, इसके बाद बताए थे कि 1500 ईस्वी में फिर आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल वो 13 जहाज को लेकर के भारत में आ जाता है। ठीक है, और वही पेड्रो अल्वारेज जो है वो ब्राजील का भी खोज किया था। तो ये सारी बातें हम लोग देखते आ रहे हैं। अब यहां से जो डच के तरफ से पहला व्यक्ति जो भारत खोजने के लिए निकला है, तो उस पहले यात्री का नाम है कार्लेनियन हॉटमैन। अब यहाँ पे कई जगह पे हॉटमैन है, तो कई जगह पे हॉटमैन के जगह पे हाउटमैन देता है। तो हम दोनों वर्डिंग लिख दे ताकि बाद में आप हमें जो है वो गाली गलौज ना करें कि सर आप तो ये पढ़ते। दरअसल लोगों को जब जानकारी नहीं रहता है तो अगले आदमी को वैल्यू देता है। जैसे ही जानकारी हो गया उससे रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया तो ईगो आ जाता है। हालांकि सही मायने में अगर ज्ञान देखें ना तो इसी को कंट्रोल करना मेन ज्ञान होता है ना। सारी चीजें समझना, ऐसा नहीं कि आप किसी से एक स्टेप आगे हैं तो अपने से एक स्टेप नीचे वाले का शोषण कर लेना। जो चीजें आपको जानकारी है किसी और को नहीं जानकारी है, उसको बताते टाइम पे आप चिड़िया जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, दरअसल यही ज्ञान है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे कि कार्लेनियन हाउटमैन कहो या हॉटमैन कर ले, मतलब समझ, हॉटमैन में एकदम गर्म आदमी है ना, हॉट माने गर्म। तो ये कार्लेनियन हॉटमैन या हाउटमैन के द्वारा जो है वो पहली बार भारत खोजने के लिए निकला जाता है। ये कहानी है 1595-96 की, यानी 96 डायरेक्ट आप याद रखेंगे। वर्तमान भी आप किताबें निकालेंगे तो 1500 जो है वो आपको क्या मिलेंगे, तो 1596 की बात। अब तक भारत में जो है वो पुर्तगाली, ध्यान सुनेंगे, 1498 के बाद आते गए पहली कंपनी ये वो वास्को डी गामा तीसरी बार आके 1524 में मर गया। तरह तरह के पुर्तगाली अल्बुकरक के बाद जो है से कि तमाम अल्बुकरक के बाद निनो डी कुंटा, सब हम लोग, कुंटा नहीं कुन्हा, ये सब हम लोग देख लिए हैं। पुर्तगाली एकदम समुद्र का स्वामी बन चुका है। और ये अब डच वाला इधर से जो है वो निकले हैं भारत खोजने के लिए कि भाई सुने पुर्तगाली खूब लाभ कमाता है, हम भी कमाएंगे। तो 1596 में ये निकले, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, जैसा कि हम आपको बताएं कि वो भारत आने के वजह कहां चले गए, सुमात्रा। सुमात्रा किसे कहते हैं, तो जो इंडोनेशिया के द्वीप है उसी को सुमात्रा कहते हैं। सुमात्रा सेंस आप डायरेक्ट समझिए कि इंडोनेशिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, इंडोनेशिया को। अब ध्यान से सुनेंगे तो ये इंडोनेशिया पहुंच गए भाई डच का पहला यात्री, और वहां जा करके इंडोनेशिया के एकदम बहुत बेहतरीन बता रहे हैं आपको, ये कहीं नहीं कोई पढ़ाएंगे आपको। वहां जो राजा थे उनका नाम था वांटम। वांटम के जो राजा है ये याद रखेंगे, वांटम के राजा से वहां पे ये संधि कर लिए मसाला का व्यापार करने को लेकर के। और वांटम के जो राजा जो कि इंडोनेशिया में थे तो वो इस डच से राजी हो गए और डचों का व्यापार जो है वो इंडोनेशिया से पहले शुरू हो गया। आए थे भारत में से व्यापार करने के लिए, लेकिन ये व्यापार करना शुरू किए पहले कहां से, तो इंडोनेशिया से। ये बात एकदम याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उस पे एकदम आंख कान एकदम खोल करके सुन लीजिए बढ़िया से। ये आपको ये पूरे डच को समझने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताएगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे। अब तक जो आप कंपनियां देख रहे थे कि वहां से क्या था कि भाई पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आई है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तो वो साफ साफ कहते थे कि हमें भूभाग नहीं, केवल हमें व्यापार करना है। और बाद में देखे कि उसका जो फिलॉसफी है वो चेंज हो गया और वो भूभाग के ऊपर में भी पहले लग गया कि किसी तरह से भूभागों पे अपना कब्जा जमाओ फिर व्यापार करो। तो इधर से भी टैक्स, व्यापार से भी टैक्स, कहीं ना कहीं एकदम लाभ का जो लालच है वो अंग्रेजों को बढ़ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अंग्रेज चाहते थे कि हम भारतीय जल जमीनों पे कब्जा ना करके केवल व्यापार करें, है ना। बाद में उसकी पॉलिसी बदल गई, अलग चीजें है। पुर्तगाली लोगों को देखें तो ये ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली लोग भी आ रहा है तो आराम से पहले व्यापार कर रहा है, बाद में उसकी पॉलिसी हो गई कि उस क्षेत्र पे कब्जा करे। मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इन पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों, इन कंपनियों के आने से पहले भी भारत में ऐसा नहीं था कि कोई व्यापार करने नहीं आता। कई यूरोप के लोग, अरबी लोग भारत में व्यापार करने आते थे, लेकिन वो व्यापार में केवल अपना लाभ देखते थे, मुनाफा देखते थे, व्यापार करते थे, मुनाफा कमाते थे, चले जाते थे। मतलब उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि व्यापार के सिलसिले में जाकर के किसी क्षेत्रों पर अपना जो है वो कब्जा जमा ले। लेकिन अब जो कंपनियां आ रही है वो यही काम कर रही है।
खास कर करके पहले जो पृष्ठभूमि बनाने का काम जो है वो पुर्तगाली लोग कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए कि पुर्तगाली जहां पे भारत में कौन किसका व्यापार करेगा नहीं करेगा इन सब पे अधिपत्य जमा लिया, समुद्र का स्वामी कहलाने लगा, कहीं भी किसी का माल जाएगा लूट लिया जाएगा। तो व्यापार के ऊपर में भूभागों के ऊपर में कब्जा जमाने का काम पुर्तगाली कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो भी कंपनियां यूरोप की आएंगी वो कहीं ना कहीं व्यापार करने के साथ साथ इस पर भी नजर रखेंगी कि कैसे वहां पे कब्जा कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, सारी पॉलिसी हमारा होगा। तो हाँ, उसके स्वरूप थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेरणा पुर्तगालियों से अलग कंपनियों को भी मिलने लगेगी। वही कहते हैं कि डच भी यही काम करेगा। और जो डच को जब भेजा जा रहा है नीदरलैंड से यानी डच से, तो वहां के ये जो शासक है, वहां के जो राजा है, वो साफ साफ कह दे रहे हैं इनको भारत और पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करने की अनुमति 21 सालों के लिए दी गई थी। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि आप जो है वो वहां जाकर करके आप भूमि पर कब्जा भी कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं। जहां आप अपनी फैक्ट्री बनाएंगे वहां पे आपको किलाबंदी भी करना है। वो अलग बात है, आश्चर्य की बात है कि यह डच की कंपनियां कोई अनुमति था कि वो किलेबंदी करे, लेकिन भारत में कहीं भी किलेबंदी नहीं कर पाया। अपनी जहां जहां फैक्ट्री लगाया केवल पुलिकट वाले इलाका को छोड़ कर करके, और भारत में कहीं जो है ये किलेबंदी नहीं कर पाया। मतलब भारत में डच एक ही जगह था जहां पे अपनी फैक्ट्री को किलेबंदी किया था। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण थे। सारे कंपनियां जो है वो अपने मालों को सुरक्षित रखने के लिए हाउस बेर का जो इलाका था, जो अपनी कारखाने थे, उनको चारों तरफ से ऊंचे दीवारों से किलेबंद करते थे, है ना। लेकिन ये डच वाले जो है वो नहीं किए, एक ही जगह किए थे। सारी बातें आपको हम आज के क्लास में पढ़ाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और बहुत सारी जो डेटा है जो लगभग एग्जामों में, मतलब एक छोटे एग्जाम से लेके एकदम बड़े एग्जाम में अगर डच से सवाल आएंगे तो आज के क्लास से ही वो निपट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए, तो ये ध्यान से सुनेंगे। जाने के लिए महाराज भारत में चले गए, सुमात्रा में, और वहीं से मसाला के व्यापार शुरू कर दिए। बाद में इनको पता चला कि भारत किधर है, तो आने के लिए पश्चिमी छोर पे, तो आ गए ये पूर्वी छोर पे। ये भी बातें बताते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। कुछ हम बात कर लेते हैं कि डच में आखिर कौन सी कंपनियां बन रही है, कौन कंपनियां इन लोगों को अब भेजेगी कि जाइए पूरब की तरफ व्यापार करिए। तो 1602 ईस्वी की बात है। इससे पहले जब कंपनी नहीं बनी थी, डच की कंपनियां नहीं बनी थी, तो वहां से ये लोग घूमने के लिए ऐसे आ गए। घूमने के लिए सेंस का मतलब जाते हैं, रास्ता खोजते हैं, कहां से ये कैसे जाया जाता है, कैसे जो है वो ये सब पुर्तगाल वाला अमीर हो गया, थोड़ा हम भी भारत को देख करके आए, है ना। तो ऐसे ही घूमने के लिए, खोज के लिए निकला और सुमात्रा चले गया। लेकिन 1602 में अब डच की कंपनियां बन गई। उस कंपनी को कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, वही कह रहे कि कहीं खटक रहा है ना, ध्यान सुनेंगे। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी वाला जो पढ़ते हैं बस उसी में ऑफ नीदरलैंड कर देना है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। बाद में हम बताएंगे कि सब यूनाइटेड बड़ी में लगेगा क्यों, आखिर इसका पीछे का क्या रीजन है, ठीक, सारी बातें। लेकिन अभी ध्यान सुनेंगे, ये डच की कंपनियां जो है वो 1602 ईस्वी में बन गई, जिसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये ध्यान सुनेंगे। ये मुख्य रूप से एक विशाल व्यापारियों का एक संस्था था, ठीक है। यानी व्यापारियों का आप समूह कर लीजिए या फिर व्यापारियों का एक संस्था कर लीजिए, जहां पे डच यानी जो हॉलैंड है वहां पे कई छोटे बड़े कंपनियां थे, उन सभी कंपनियों का एक ग्रुप्स बना दिया गया, एक बड़ा संस्था तैयार कर दिया गया। उसी को ध्यान से सुनेंगे, उसी संस्था को एक कंपनी का नाम दिया गया जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विशाल व्यापारियों का जो संस्था है, ये ध्यान रखेंगे, इसका जो पूरा का पूरा बजट था, वो बजट भी आपको याद करते चलना है, 65 लाख गिल्टर। ध्यान से सुनेंगे, 65 लाख गिल्टर आपको याद रखना है। कितना गिल्टर भाई? तो 65 लाख जो है वो आपका गिल्टार, कहीं कहीं गिल्टार रहेगा, कहीं कहीं गिल्टर रहेगा, एक ही बात आप ध्यान रखेंगे। तो 65 लाख गिल्टर, ये पूरे संयुक्त आप कह सकते हो, मतलब सभी व्यापारियों का ये समूह है, ठीक है। तो इसमें 17 सदस्यों व्यक्ति का एक बोर्ड बनाया गया, एक बोर्ड तैयार किया गया, जिसमें कितने मेंबर थे? 17 मेंबर। यही 17 सदस्य जो है इन छोटे बड़े कंपनियों के जो कंपनियां हैं उनके ऊपर में वो नियंत्रण करेगी, नजर रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपनी का निर्माण 1602 ईस्वी
यूएसए में डच में हो गया। ठीक है, क्या था, वहां के छोटे बड़े कंपनियों को मिला करके एक व्यापारी संस्था ये समूह बना जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है। और इसका कुल बजट जो था वो आपका कितना था, तो 65 लाख गिल्टार था। ठीक है, गिल्टर या गिल्टार जो भी कर लीजिए, तो वो था। इसमें एक बोर्ड भी बनाया गया जिसमें 17 सदस्य लोग थे जो डच के जो भी कंपनियां इधर उधर व्यापार करने के लिए जाती थी उनके ऊपर में वो नजर रखते थे। अब ध्यान से सुनेंगे, हॉलैंड की जो सरकार थी, तो हॉलैंड की सरकार इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है, इसको इस कंपनी के जो भी व्यापारी लोग हैं उनको एक फरमान मिल गया, एक कहीं ना कहीं आदेश मिल गया वहां के सरकार से ही, राजा से ही। समझ बात ना, तो सरकार से क्या मिला कि आप 21 वर्षों तक भारत और भारत के आसपास के जो भी यानी पूर्व के जगत के इलाका जो है आप उधर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे आगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में देखेंगे कि उनको वहां की जो महारानी है वहां से उनको 15 साल के लिए व्यापार का फरमान मिला। कैसे कैसे उनका दायरा बढ़ गया, क्या क्या हो गया, वो सारी बातें देखेंगे। लेकिन अभी डच पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखेंगे कि हॉलैंड से इनको कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली था, 21 वर्ष। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि आप युद्ध भी कर सकते हैं, आप संधि भी कर सकते हैं, आप किलेबंदी भी कर सकते हैं, आप वहां के भूभागों के जीत भी सकते हैं, आक्रमण वगैरह सब चीज की बात कही गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी डच वाली बातें हैं। अब यहां से शुरू हो गया है अगले अगर टॉपिक के ऊपर में हम लोग बढ़ते हैं तो अब अगले ध्यान सुनेंगे, डच व्यापारिक संस्था। ध्यान से समझना है कि डच व्यापारिक संस्था ये जो व्यवस्था है, ध्यान से सुनेंगे, इसे कहते हैं सहकारिता व्यवस्था या फिर इसे कार्टेल व्यवस्था भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, डच की जो व्यापारिक, हम बताएं कि व्यापारिक लोगों का एक समूह है, यह संस्था, ये जो व्यवस्था है उसे कहते हैं सहकारिता या कार्टेल व्यवस्था। ये पूछा जाता है, कार्टेज व्यवस्था अलग है, जो हम आपको बताए थे कि कार्टेज व्यवस्था हम लोग देखे थे पुर्तगालियों में, अल्मीडा, इसको अल्मीडा कार्टेज भी कहते हैं, है ना, काफिला व्यवस्था, तो वहां पे अल्मीडा की बात चलती है। लेकिन यहाँ कार्टेल व्यवस्था जो है वो अलग है, ये व्यापारियों का जो समूह है उसी को कहते हैं। अब पहले आपको बता दें कि सबके जो संयुक्त कंपनी के संयुक्त जो पूंजी है वो 65 लाख गिल्टार है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ध्यान सुनेंगे, क्या था कि इसको व्यापार के दौरान मसालों की निर्भरता जो है वो डचों को कहा था, मसालों के लिए निर्भर कहाँ रहना होता था, तो मसालों के लिए निर्भर होना पड़ता था इंडोनेशिया में। आपको याद रखेंगे, इंडोनेशिया में, कहा, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जिसे कहते हैं सुमात्रा, क्या कहेंगे आप, सुमात्रा कहेंगे। तो सुमात्रा के देश पे ही ये जा कर करके और सुमात्रा में ही जो है ये पहले खोज किए थे, आना चाहते थे भारत में लेकिन चल गए सुमात्रा में। तो बताए थे कि जैसे टेम्परेचर, जैसा भौगोलिक एरिया, जलवायु जो है वो दक्षिण भारत में मिलता है जिसके लिए मसाला वहां खूब होता है, ठीक उसी तरह से सारा का सारा जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो सबके सब जो है वो आपका इंडोनेशिया में होने के कारण वहां से उनको मसाला मिलने लगा और मसाले की व्यापार वहां से वो शुरू कर दिए। तो इस तरह से डच मसाले के लिए ज्यादा निर्भर कहां थे, तो इंडोनेशिया में यानी सुमात्रा में। लेकिन जब बाद में भारत में वो आए, भारत पता चला, तो यहां पर क्या किए, तो यहां तो मसालों का व्यापार करते ही करते थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात कर दे तो मसाले के अलावे भारत में सूती कपड़ा है, रेशम है, अफीम है, सोरा है, इन सब का व्यापार के ऊपर में ज्यादा जोर दिए। तो भारत में डच किन किन चीजों के ऊपर में ज्यादा व्यापार में जोर दे रहे, सूती कपड़ा, जबकि हम लोग देखे थे कि पुर्तगाली जो है वो ज्यादा मुख्य रूप से मसाले के ऊपर में, मसाले में भी काली मिर्च जिसे ब्लैक गोल्ड की संज्ञा दिए हैं, और काली मिर्च के साथ साथ हम लोग देखें कि बारूद, ये काली मिर्च और बारूद पे तो पुर्तगाली एक अधिकार लगा दिए थे कि ये कोई व्यापार करेगा ही नहीं सिवाय पुर्तगाली का, है ना। तो वो बड़े लंबे समय तक एकदम पूरा अपना एक अधिकार बना रखे थे। अब आ गई है डच की कंपनियां, तो अब कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात आओ कहेंगे, ये सारी कंपनियां आपस में लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, कभी जो है डच की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई फ्रांसीसी से हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर किसी का मोटिव है कि व्यापार कर करके खिसक लेना, मतलब खरीद बिक्री कर रहे हैं, व्यापार से होने वाला मुनाफा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर कंपनी यही सोचने लगेगी कि हमें उन भूभागों पे कब्जा कर करके और वहां जो है वो उपनिवेशवाद एकदम स्थापित कराना है, वहां के जल जमीन पे हमारा नियम, हमारा अधिकार चलेगा और व्यापार से खूब ऐसे मुनाफा होगा, तो जब सबका मकसद वही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों के बीच में संघर्ष होगा, है ना। वो चाहेगी कि हमारे यहाँ पर चले, वो चाहेगी कि हमारा चले, और इसमें आपस में लोग कंपनियां लड़ेगी, समझ रहे बात।
तो इसी तरह से कहीं ना कहीं जो पुर्तगाली एकाधिकार बना के रखा है, अब पुर्तगाली के लिए एक इंडिया के अंदर में जो है कंपटीटर आ जाएगा जिसे डच कहते हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई भी होगा, इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी दिखा दे कि पुर्तगाली किस चीज का व्यापार पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और डच किस पे। तो डच भारत में जो है वो सूती वस्त्र के ऊपर में ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसके अलावा रेशम है, अफीम है, सोरा है, इन सब के व्यापार वो कर रहा है। इसके अलावा नील और मसालों पर भी भारत से वो व्यापार करते थे, लेकिन मसालों के लिए मुख्य रूप से निर्भरता किन पर थे, तो इंडोनेशिया पर थे। कौन? डच की बात कर रहे हैं। यहां तक कि कहते हैं कि बंगाल के एक प्रांत में रेशम से संबंधित एक बात याद रखेंगे कि बंगाल में क्या किए, ये जो डच थे, इसको हम बता दें अभी कि डच जो है बंगाल में एक रेशम के लिए कारखाना लगाए। रेशम के लिए क्या लगाए? कारखाना। और उस कारखाने में ऐसा कहा जाता है, कहीं लिखे होंगे हम लोग, तो यहां ध्यान सुनेंगे, कासिम बाजार बंगाल के क्षेत्रों में एक डच जो है वो भारत में, ये कासिम बाजार बंगाल के एरिया में पड़ता है, तो वहां पे रेशम उद्योग लगाए। कौन? डच की कंपनियां। और उस जमाने में इस रेशम उद्योग में आप समझ सकते हो कि 3000 कारीगर काम करते थे। 3000 कारीगरों को जो है वो ये रखे थे और नगद वेतन के रूप में। और इनसे क्या करते थे? तो इन कारीगरों से जो है वो रेशम के कपड़े बनवाते थे और इन कपड़ों को यूरोप के बाजार में ले जाके बेचते थे। तो आप एक तरह से यह भी समझ सकते हैं कि भारत का, अगर भारतीय वस्त्रों को यूरोप के बाजारों में पहुंचाने का क्रेडिट अगर किसी कंपनी को जाता है तो वो कंपनियां कौन सी है? डच है। आप समझ सकते हैं कि 3000 व्यक्तियों को नगद वेतन दे करके एक फैक्ट्री की तरह काम कराना और लगातार रेशम से बने कपड़े का उत्पादन करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे बात ना? उतने कपड़े बना करके ये यूरोप के बाजार में ले जाकर के बेचते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर में भी आएंगे, लेकिन अब इससे रिलेटेड बात था, इसीलिए जो है वो बोलना पड़ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो ये तो हो गई बात को कि कौन कौन सा व्यापार करता था, ठीक है। और भारतीय, अगर कहेंगे कि भारतीय कपड़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में ले जाने का क्रेडिट, श्रेय जो होता है वो किसको जाता है? तो वो जाता है आपका डच की कंपनियां को। ये एकदम याद रखेंगे कि डच की कंपनियां को ही भारतीय वस्त्रों को यूरोप के बाजार में ले जाने का श्रेय जाता है, यानी क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो ये बातें, जितनी बातें बोल रहे एक बार सुनते जाइए। अगर मन मार के किसी तरह से ध्यान लगा करके अगर सुन लेते हैं तो यही धीरे धीरे आपका बेस बन जाएगा। और यही बेस जब आप इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी अगर पढ़िएगा तो एकदम मजा आएगा, आप इंटरेस्ट लीजिएगा। आगे क्या हुआ नहीं हुआ सुनने के लिए आपका जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर वहां आपको मनाना नहीं पड़ेगा आपको अपने दिल को कि कैसे भाई ये लंबा समय तक क्लास करे, देखे, चीजों को सीखे, आप ऑटोमेटिक करने लगिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हम यहाँ से अमेरिका में 2 आदमी है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आप उसको जानते नहीं है, आप सुनने में आनंद नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे जगह के आदमी है और हम आपके गांव में, आपके घर के बगल के जो 2 आदमी है, अगर उसकी चर्चा करने लगेंगे तो आप दिलचस्पी लेंगे, आप सुनना पसंद करेंगे। और क्या हुआ सर जी, क्या कह रहा था मेरे बारे में? समझ रहे बात ना? रीजन क्या है? आप उसको जानते हैं, तो पहले तो किसी से रूबरू होना पड़ेगा। अगर पहली दफे हार्ड भी लग रहा है तो आप एक बार सुनते जाइए, समझ रहे, समझते जाइए। दूसरा राउंड कहीं भी चलेगा, आप खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको आनंद आएगा, ठीक है। चलिए, तो बस थोड़ी सी और क्लास बची हुई है। अब हम आते हैं कि इन लोगों की पहली फैक्ट्रियां कहाँ लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम पहले बताए थे कि ये लोग आएंगे पहले इधर तट पे, तो पहले जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पहला फैक्ट्री जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाएंगे। याद रखेंगे मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो मसूलीपट्टनम में पहले जो है वो फैक्ट्रियां कौन लगाता है भाई? तो डच लगा देता है, ठीक। अब यहाँ 1605 के आसपास की ही बातें हैं कि डच और पुर्तगाली के बीच में भारत में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में पुर्तगाली जो पहले से जो है भारत में मोनोपोली रखा था, इसमें मोनोपोली वाले जो ये पुर्तगाली है, इसको डच जो है वो पराजित कर दिए। और पराजित कर करके अम्बायना जो क्षेत्र है, तो ये अम्बायना वाले इलाका पर डचों का कब्जा हो गया। बात ध्यान सुनेंगे, अम्बायना क्षेत्र को पुर्तगालियों से डच जीत कर करके हड़प लिए। यही नहीं, भारत में ही पुर्तगालियों को नहीं पराजित कर रहे हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में पुर्तगालियों को पराजित करके डच अलग अलग जगह पे अपनी कंपनियां स्थापित करने लगेंगे। और पुर्तगाली कंपनियां जो है वो सुमात्रा में भी व्यापार करती थी, तो वहां पर भी डच जो है वो सुमात्रा में भी, यानी इंडोनेशिया में भी जो है पुर्तगाल को हराने का काम डच के द्वारा किया जाता है। तो अभी तो डच ही आया है, आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, फ्रांसीसी कंपनी आएगी। जैसे जैसे और कंपनियां बढ़ते जाएंगे, उन कंपनियों से पुर्तगालियों का सामना होते जाएगा, पुर्तगाली कमजोर पड़ते चला जाएगा और ये पुर्तगालियों के पतन होने का कारण भी हो जाएगा, है ना। एक और भी कारण हम आपको बताए थे कि पुर्तगालियों ने
ब्राजील खोजा। पेड्रो अल्वारेज जो भारत आने के बजाय ब्राजील भी गए थे और ब्राजील खोज दिए, तो वहां पे बागान और तरह तरह के यूरोप से नजदीकी का हो जाना, तो लगा कि भाई इधर ही वो सेंट्रलाइजेशन कर चुके थे। जो भारत को पहले व्यापार का सेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण किए थे, तो वही चीज जो है वो ब्राजील में होने के कारण अब इधर पुर्तगाली लोग इधर दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो ये भी एक पुर्तगालियों का विघटन होने का कारण हो जाएगा, ठीक, आगे चल के। तो कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं कि डच किस तरह से उभरता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर चीज देखेंगे कि हर चीज, चाहे वो बादशाह हो, चाहे ये हो, एम्पायर हो, ऐसे एकदम उभरता है, ऊपर जाता है। एक न एक दिन उसका पतन तो जरूर होता है, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कुछ हो। ये नेचर का नियम है कि एकदम शीर्ष पे जा रहा है तो जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, लगेगा कुछ टाइम पे उसको कि एकदम हम ही किंग है, हम ही सब है, लेकिन हर किसी का अंत होना इस संसार में तय है। तो एक दिन तो तय एकदम होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो चाहे डच हो, अभी देखे थे कुछ क्लास पहले कि पुर्तगाली कैसे एकदम पूरा एकदम ऊपर की ओर भाग रहा है, अपने हिसाब से सारा कुछ कर दे रहा है ना, लेकिन कैसे पुर्तगालियों का पतन हो गया है ना। एक जमाने में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये सब किस खेत का मूली है। चलिए, तो अब हम देखें ये, इसके अलावा हम आपको बताएं मसाला द्वीपपुंज। अब कई जगह पे ऐसे घुमा करके बातें लिखेंगे कि मसाला द्वीपपुंज, तो मसाला द्वीपपुंज आपको बता दें ये इंडोनेशिया को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया जो है आपका, इसे ही मसाला द्वीपपुंज कहते हैं, या फिर इसे इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, तो सुमात्रा कहते हैं, सुमात्रा द्वीप। तो यही आपका हो जाएंगे मसाला द्वीपपुंजों पर भी ये याद रखेंगे, मतलब इंडोनेशिया में, सुमात्रा में भी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि 1610 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, एकदम याद रखेंगे, पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगा। मसूलीपट्टनम किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद जो है वो जब 5 साल लगभग हो गए, तो 1610 में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में लगता है। और पुलिकट कहां पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। पुलिकट कहां पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ज्यादातर डच जो है ना इधर से आए, तो यही तट पे ज्यादा ये विस्तार करेंगे, इधर बंगाल उंगाल वाला इलाका में भी जाएंगे। तो ये पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ के राजा, ध्यान से सुनेंगे, राजा का नाम भी हमने लिखा, राजा का नाम है चंद्रागिरी। ध्यान सुनेंगे, चंद्रागिरी के राजा से जो है वो समझौता करते हैं डच, और समझौता का परिणाम होता है कि ये क्या करते हैं कि पुलिकट जो कि तमिलनाडु के इलाका में पड़ता है, वहां पे डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, और दूसरी फैक्ट्री कहां लगा गई, तो दूसरी फैक्ट्री जो है वो आपका, ध्यान रखेंगे, ये पुलिकट में लगा। और पुलिकट में फैक्ट्री ही नहीं लगा है, दो बातें अभी पुलिकट से आपको याद रखना है कि अब तक जितना भी भारत में विस्तार डच किया है, तो उसका मुख्यालय जो है, हेड क्वार्टर जो है वो पुलिकट में ही रखा है। तो बाद में इसका मुख्यालय पुलिकट से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, नागपट्टनम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एक मेन बात आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि अब जो है जब दूसरी फैक्ट्री 1610 में यहाँ पे लगा पुलिकट में, तो 1610 में ही याद रखेंगे पुलिकट में फैक्ट्रियां लगने के बाद तमिलनाडु में पड़ता है, और ये अपना मुख्यालय भी कहाँ बनाया, डच, तो पुलिकट में बना लिया। ठीक है, अब ये बात ध्यान सुनेंगे। यही नहीं, कहते हैं कि ये उस समय ये पुलिकट के इलाका में टकसाल विकसित किए थे। टकसाल आप लोग जानते होंगे, टकसाल किसे कहते हैं, तो टकसाल जो होता है सिक्के ढालने के जो केंद्र होते हैं उसे टकसाल कहते हैं, जहां सिक्के की ढलाई होती है। तो ये सिक्के ढाले, सिक्का में भी सोना के सिक्के जिन्हें स्वर्ण सिक्के कहते हैं, और उन स्वर्ण सिक्कों को नाम दिया गया है पगोड़ा। ठीक है, कई जगह पैगोड़ा भी रहता है, तो आप एक ही बातें समझ जाइएगा। तो पुर्तगालियों ने ये पुलिकट वाले इलाका में दूसरा फैक्ट्री लगाया और यहीं पे टकसाल विकसित किए। और इस टकसाल में कोई किस तरह के सिक्के ढाले जाते थे, तो सोने के सिक्के ढाले जाते थे, जिसे पैगोड़ा कहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो जकार्ता में 1619 ईस्वी में, जकार्ता कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में ही पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कई मुख्यालय में आप पढ़ेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तमाम तरह के, है ना। चलिए, जब क्षेत्रीय संगठन पढ़िएगा तो वहां इसकी चर्चा चलेगी। तो जकार्ता याद रखेंगे, इसको 1619 में डच क्या किए कि जीत लिए, और जीत करके यहाँ जो खंडर वाला इलाका है वहां पे बैटेविया नगर, एक नाम के नगर बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटेविया याद रखेंगे, बैटेविया। तो जो जकार्ता का जो खंडर था 1619 ईस्वी में डचों ने उसे जीत कर करके और उस खंडर के पास में एक नगर बनाया जिसे कहते हैं बैटेविया। ठीक है, ये याद रखेंगे कि बैटेविया नगर जो है वो डचों ने कहां बनाया था, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वही बनाए। ठीक है, तो इतनी बातें, थोड़ी सी बातें और है, एकदम आपको कहीं नहीं जाना है, तुरंत चीजें को खत्म कर लेंगे।
1616 ईस्वी में तीसरी फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगा रही। तो इस तरह से अब धीरे धीरे कई फैक्ट्रियां लगे। फिर से बोल रहे हैं, पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पर था? आंध्र प्रदेश में। दूसरी फैक्ट्री कहां लगी? तो दूसरी फैक्ट्री जो है वो आपका पुलिकट में लगा, है ना, वहां के राजा चंद्रगिरी से बातचीत कर करके। तीसरी फैक्ट्री जो है वो आपका 1616 में सूरत में लगा और धीरे धीरे कई फैक्ट्रियां लगने लगे। एक सवाल आएगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में कब स्थापित की है? तो बंगाल की अगर बात कर लेंगे तो पहली फैक्ट्री जो है वो 1627 में लगा और वो जगह था पिपली। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI प्रश्न एकदम छपता है एग्जाम में कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में कब स्थापित की? तो 1627 में। किस स्थान पर स्थापित कराई थी बंगाल में? तो बंगाल का एक स्थान जिसे कहते हैं पिपली। तो इस तरह से बंगाल में भी फैक्ट्री लगा दी, सूरत में भी लगा दी, है ना। अब इसके अलावा बिमलीपट्टनम में 1641 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते ही देखते बंगाल में कासिम बाजार हो, चाहे बिहार का पटना हो या फिर बालसोरा हो, नागपट्टनम हो, कई इलाका में डचों की कंपनियां जो है वो स्थापित होने लगे। बिहार के पटना में भी डच कंपनियां आई और यहाँ पर भी आप जानते होंगे कि पटना में जो आपका पटना कॉलेज है, तो पटना कॉलेज के ही बिल्डिंग में जो है वो क्या किए, तो अपना गोदाम बनाए थे। और धीरे धीरे आगे हम बिहार विशेष, जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पटना कॉलेज के किस बिल्डिंग के किस भाग में वो जो है अपना बनाए थे। लेकिन अभी के लिए ये याद रखेंगे कि ये जो है वो बिहार में भी पहुंचे, बिहार में पटना। हालांकि पहले प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा था 1620-21 के आसपास में, लेकिन वो असफल रह गए। लेकिन ये डच जो है वो इसमें सफल रहे। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, 1690 के आसपास में जो पहले पुलिकट जो है वो मुख्यालय होता था डचों का, इसे चेंज कर करके और नागपट्टनम कर दिया गया। ये बात एकदम याद रखेंगे। तो मुख्यालय जो है वो डचों का चेंज हो गया, पुलिकट से कहां चला गया? तो नागपट्टनम चल गया। बस ये लास्ट स्लाइड है और इसके बाद आज का क्लास खत्म। अभी हम बता दें कि बंगाल के कासिम बाजार के जो इलाका था, है ना, यहाँ पर ये अपनी कंपनियां भी लगाए और यहाँ पे उद्योग भी विकसित किए जिसे रेशम उद्योग कहते हैं। और यहाँ 3000 वर्कर जो है वो काम करते थे रेशम उद्योग में, है ना। बड़े पैमाने पे भारतीय कपड़ा बना करके इन्हें यूरोप के बाजार में ले जाके बेचा जाता था। 1759 ईस्वी, अब ये वो टाइम था कि जब अब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनियां आ कर करके और अलग अलग प्रांत में जो है वो अपनी कंपनियां स्थापित कर चुके थे और धीरे धीरे जो है वो पावर में आ गए थे। क्योंकि इससे कुछ समय पहले अगर देखें तो 1757, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल में सिराजुद्दौला, भले ही वो षड्यंत्र होता है, सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया जाता है, उसके खास जो है वो सेनापति और तमाम लोगों को साथ में मिला लेता है क्लाइव। ठीक है, क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन किया था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। बंगाल में वही द्वैध शासन भी लगाएगा, जब हम आगे बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी कुछ साल पहले 1757 में बंगाल के नवाब को पराजित कर दिए थे, अब 2-3 साल और हो रहा है। तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। ये बेदरा का युद्ध, कई बार अब कंफ्यूजन वगैरह लगता होगा, सर बेदरा पड़ता कहाँ है? तो बेदरा बंगाल में ही पड़ता है। और अभी ध्यान से सुनेंगे, मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर की दूरी पर अभी प्लासी के मैदान में एक लड़ाई हुआ और उसमें जो है वो नवाबों को हरा दिया। बंगाल के इलाका पर लगभग कब्जा करके बैठ गया। अब कौन भाई? तो अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब डच की कंपनियां से जो लड़ाई हुई 1759 में, जिसे कहा गया बेदरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदरा का युद्ध जो है कहीं ना कहीं डचों के पतन का एक मुख्य वजह माना जा सकता है कि इसके बाद जो है वो डचों का अधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। डच जो है वो अब पतन की ओर जाना शुरू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बड़ी कंपनियां और ताकतवर कंपनियां के रूप में उभरने लगेगी। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे कि बेदरा का युद्ध कहा जाए कि किसके किसके बीच हुआ, तो डच और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ। कहां भाई? बंगाल के इलाका में। कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हार गया। एक बात और कहेंगे कि जब बेदरा का युद्ध हो रहा था, जब डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हो रही थे, उस दौरान भी डच कंपनियां जो है अपने शेयर धारकों, जिसे हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, तो शेयर होल्डरों को अपना जो है 18% मुनाफा का हिस्सा जो है वो देते रहा। क्योंकि अलग अलग कंपनियां, जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है, उसका अलग अलग लोग शेयर खरीद रहा है, तो उसमें होता है कि अगर जो भी हमको मुनाफा आएंगे तो मुनाफा का इतना % शेयर धारकों को दिया जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स पढ़िएगा बढ़िया से तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जितने इस कंपनी का, डच कंपनियां का जो शेयर रखे थे, उसको ये लगभग ऐसा कहा जाता है
कि इतने लंबे समय तक कोई नहीं दिया जितना डच देता था। अपने शेयर धारकों को लाभ के हिस्सा में से लगभग 18% लाभ का हिस्सा जो है वो 200 सालों से अपने शेयर धारकों को दे रहा था। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डच जब लड़ाई ले रहा है, उस समय में भी ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि जो भी उसके शेयर धारक थे उनको 18% लाभ का मुनाफा दे रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उधर पैसा नहीं देते, ये पैसा स्टॉक करके रखते, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शायद पराजित कर देते। क्योंकि गोले बारूद तो तमाम तरह की चीज, तमाम तरह के सैनिक इकट्ठा करते, युद्ध में जीत हो जाते। लेकिन जो भी हुआ, अब जो हो गया वही तो हम लोग को पढ़ना है ना। तो बेदरा का युद्ध में अंततः डचों की हार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? जीत। ये टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार में 1632 में डच की कंपनी आई। प्रश्न आएगा कि बिहार में डच कब स्थापित हुए? 1632 में। अंग्रेज 1620-21 के दौरान प्रयास किए थे, लेकिन ये असफल रह गए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो आपको यहीं तक रहेगा। अगर इतनी बातें अगर आप समझ में आ गए होंगे तो डच से जो सवाल है वो आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली थोड़ा सा लंबा थे, उसमें 2-2.5 क्लास के आसपास में लग गए, लेकिन ये डच जो है एक दिन में समझने जैसा है, तो इसको समझा दिया गया। नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे और आप आराम से नोट्स भी बनाते चले, क्लास भी देखते चले। ठीक है, और चीजें समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जो है अन्य लोगों को भी रिकमेंड करें, ताकि इस बैच में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो उतना जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा पढ़ाने का जो मजा है और पढ़ने का जो मजा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर 1 बच्चा रहे चाहे 5 बच्चा रहे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम अपने जो बैच है उसको नियमित रूप से शुरू कर दिए हैं। सप्ताह में 2 क्लास मिले या 3 क्लास मिल जाए, लेकिन ये क्लास जो है वो आपका कंटिन्यू होगा जब तक कि मॉडर्न हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी जो है वो करते रहेंगे। तो हमें अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।